अभी विश्वास करने में भले मुश्किल हो, पर आगे जैसे जैसे ये प्रेजेंटेशन जाएगा वैसे आगे आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। मेरे लेक्चर्स के ये जैसे हाइलाइट्स हैं, तो उसके बारे में अभी मैं बता देती हूँ। सबसे पहले मुझे दूर करना है कि आप लोग जो डिप्रेस स्टेट में है, मैंने वो कि यहाँ आ गए, ये हम क्या पढ़े, ये क्या कहाँ से, ये वगैरह क्या है, ये संस्कृत क्यों सीखना है। तो मैं अभी पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको वो मनस्थिति से बाहर निकालने की, क्योंकि ये जब होगा तभी आपके अंदर आयुर्वेद के बारे में जो जो नई बेसिक्स है, जो जो प्रिंसिपल है, वो तब भी अंदर जा सकेंगे। यू विल स्टार्ट बिलीविंग इन इट्स प्रिंसिपल्स। अभी मुझे एक बात बताइए कि ये जो आप अभी सोच रहे हैं, ये सिर्फ आप ही सोच रहे हैं ऐसा नहीं। मैं जब पहले दिन आयुर्वेद में आई थी तो मैं भी यही सोच रही थी कि मैं करूंगी क्या यहाँ आके, बिकॉज एट दैट टाइम इट वाज नॉट वेरी पॉपुलर। ऑफ कोर्स वर्ल्ड वाइड आयुर्वेद का प्रचार चल ही रहा था, बट आफ्टर सो मेनी इयर्स, 15 इयर्स 18 इयर्स, तो बहुत ज्यादा ग्रिप ले लिया है आयुर्वेद में। तो मैं भी आपकी जगह पे ही थी। अबाउट 99% ऑफ द स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि इसमें करना क्या है। अभी इसका उल्टा क्वेश्चन मैं आपको पूछती हूँ कि इसमें हम क्या नहीं कर सकते, ये हम जरा उल्टा सोच के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले लिखा है मेडिसिन, ठीक है, तो वो पता है कि इसमें कोई मेडिसिन था नहीं, और अलग अलग कंपनीज ने अलग अलग करने की कुछ ना कुछ फॉर्मेशंस, कॉम्बिनेशंस, कुछ चूर्ण, काढ़ा, ये सब बनाने की कोशिश की है हर एक कंपनी ने। जब पतंजलि में बाबा राव ने भी ये कोशिश की तो सबने क्या किया कि नहीं, इस पे तो कुछ मेडिसिन हो ही नहीं सकता, ये सब गलत बातें हैं, ये सब फंसाया जा रहा है। ये सब भी हमने किया, बट एक्चुअली हमने हमारे क्लिनिक में भी देखा है कि कुछ पेशेंट्स भी ये डिस्पेंस की है मेडिसिन, वो भी ऑफकोर्स अच्छे होने लगे थे। मैं अभी ये दावा 100% पेशेंट्स अच्छे हो रहे थे, बट वी कुड सी पॉजिटिव रिजल्ट्स। सो अभी है के लिए आयुर्वेद की तरफ ही देखा गया था। ये सबसे एक बड़ा पॉइंट है, ये सबसे बड़ी बात है जो पिछले साल से हमारे सबके दिमाग में अटकी हुई है। नेक्स्ट है कार्डियोलॉजी में आयुर्वेद। कार्डियोलॉजी में आयुर्वेद का योगदान, आपके जो प्रिंसिपल है डॉक्टर काकानी सर, तो उनका कार्डियोलॉजी में बहुत ही बड़ा हाथ है। उनकी कार्डियोलॉजी रिलेटेड से वो बहुत अच्छी है, ये आप सब जानकारी रखते होंगे। नेक्स्ट है कार्सिनोमा, मतलब कैंसर। हाँ, ये सही बात है कि कैंसर अभी तक आयुर्वेद भी अच्छा नहीं कर सकता है, ना कोई भी पैथी कैंसर को अच्छा कर सकती है। बट कैंसर के पेशेंट्स की लाइफ इंप्रूव करने के लिए आयुर्वेद बहुत ही बड़ा योगदान रखता है। इसमें काम करने वाले वैद्य है, वैद्य तपन वैद्य सर, अहमदाबाद में है उनका क्लिनिक, कि जो ये सब लाइफस्टाइल सुधारने में बहुत अच्छा काम करते हैं। कैंसर के पेशेंट्स, मतलब कार्सिनोमा के पेशेंट्स, आप लोगों को पता होंगे कि किस तरह से होता है। एक तो पहले ऑपरेटिव होता है, फिर उसके बाद उनको थेरेपी रहती है, रेडिएशंस रहते हैं। रेडिएशंस वगैरह, मतलब ये इतनी छोटी चीज नहीं है, एज शॉर्ट एज द वर्ड इज। वर्ड कितना छोटा लगता है आपको, पर वो उतना छोटा है नहीं। पेशेंट को कंटिन्यूअस जलन रहती है अंदर, कंटिन्यूअस उनको अंदर, आप लोग बोलते हैं ना फूडला होते हैं, ऐसे छोटे छोटे सब व्रण हो जाते हैं उनको, स्टोमेटाइटिस हो जाता है, मतलब मुंह में छाले पड़ जाते हैं, बाल निकल जाते हैं, कभी कभी अचानक छोटा मोटा इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। तब ये सब नहीं हो, इसके लिए ऑफ कोर्स आयुर्वेद का बहुत बड़ा हाथ है, इसमें बहुत अच्छा है। सिमिलरली एक और ब्रांच है इसमें मेरे हस्बैंड काम करते हैं, खास करके यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में। अभी आपको डिसीजेस के बारे में पता नहीं है, मैं जानती हूँ, और मैं आपको बहुत ज्यादा डिसीजेस में उलझा के नहीं रखने वाली हूँ, पर ये जो है उसमें जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, मूत्राशय है, उससे एक ट्यूब या डक्ट या पाइप, कॉमन लैंग्वेज में बोलने का, तो वो जो निकलता है वो कभी कभी बंद हो जाता है, और उसकी ट्रीटमेंट किसी भी पैथी में नहीं है आज तक।
पर इसमें मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। सिमिलरली डिसीजेस, एनोरेक्टल डिसीजेस मतलब डिसीजेस रिलेटेड टू दी एनल कैनल, जिसको आप कॉमन भाषा में बोलते हैं हरस, मसा, भगंदर, ये तो सब पता है ना आप लोगों को। तो इसको भी मेडिकल लैंग्वेज में हिमोरॉइड्स, फिस्चुला, पाइल्स, फिशर, इस तरह से ये सब बोलते हैं। तो इसमें खास करके फिस्चुला जो जो कंडीशन है उसमें क्षार सूत्र करके एक थ्रेड का मेडिसिन होता है। द मेडिसिन इज रैप्ड अराउंड अ थ्रेड। तो वो बहुत अच्छा काम करता है। अभी ये जो मॉडर्न साइंस के डॉक्टर्स हैं उनको पता भी नहीं है कि इस पैथी में इस तरह से क्षार सूत्र काम करते हैं। क्यों काम करता है वो? जो पस जमा हो गया है एनल कैनल के आजू बाजू में, उसको हम जल्दी से निकाल नहीं सकते हैं। उसको धीरे धीरे पेशेंटली, मतलब आराम से निकालना पड़ता है। बहुत हफ्ते लग जाते हैं उसमें। इट कैन टेक अप टू मंथ्स ऑल्सो। तो ये धीरे धीरे निकालने का काम ही क्षार सूत्र करता है। क्षार मतलब एक मेडिसिन है, वो किस तरह से प्रिपेयर करना है, क्या है उसके फायदे, उसके साइड इफेक्ट्स क्या है, वो सब आप लोग सेकेंड ईयर में सीखोगे। ये आप जिस तरह से सीखते जाओगे धीरे धीरे, उस तरह से आपको इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, इसका स्कोप क्या है, ये आपको समझ में आएगा। तो इसमें डिप्रेस्ड रहने जैसी बात क्या है, मुझे बताइए। जब यहाँ पे ब्रिटिश रूल नहीं था, इंडिया में जब ब्रिटिश नहीं आए थे, तब हमारे पास कोई भी एलोपैथी का मेडिसिन था? कोई भी एलोपैथी का मेडिसिन नहीं था। तो उस वक्त सभी के सभी लोग सिर्फ मतलब डेड ही हो रहे थे, मरते ही थे हमेशा? नहीं, तभी भी ट्रीटमेंट शुरू थी। तब तो आज से भी ज्यादा अच्छे वैद्य थे। इसका मतलब ये नहीं कि एलोपैथी मेडिसिन या कोई भी दूसरा मेडिसिन है वो बुरा है एकदम, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। पर ब्रिटिश आने की वजह से ब्रिटिश लोगों ने हमारे दिमाग पे और हमारे पूरे एटीट्यूड पे इतना ज्यादा कंट्रोल कर लिया है कि हम उसके अलावा कुछ और विचार कर ही नहीं सकते हैं। हम उनकी ही लैंग्वेज बोलते हैं, उनके ही रहन सहन को फॉलो करते हैं और उनकी ही मेडिसिन फॉलो करते हैं। और जब हमारा देश और हमारे लोग खुद ही आयुर्वेद के इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो हम उनको ऊपर से निगेटिविटी में डालते हैं कि नहीं, ये सब गलत है और ये आप नहीं कर सकते और ये आप झूठे दावे कर रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब। आयुर्वेद में रिसर्च ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है। ये आपको आज के दिन तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं उसमें जा नहीं रही हूँ। पर ये सब होता है। आयुर्वेद में सब भी होता है ऐसा नहीं, कोई भी साइंस में सब कुछ होता है ऐसा बिल्कुल नहीं। सब भी साइंस उनके लिमिट में है। एवरी साइंस हैज इट्स ओन लिमिट। वो लिमिट हमको जानना जरूरी है। हमको कहाँ पे रुकना है ट्रीटमेंट करते वक्त, वो हमको जानना बहुत जरूरी है। तो फिर आप क्या सोचते बैठेंगे कि मैं इधर क्यों आया, कैसे आया, कैसे आया? पहले तो ये आप मन से ही निकाल दीजिए कि ये मैं गलत जगह पे आया हूँ या मैं गलत जगह पे आई हूँ और अब मैं क्या करने वाली हूँ। और सबसे अच्छे तो सब्जेक्ट्स जो है वो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, ये सभी को पसंद है क्योंकि वो सब मॉडर्न से रिलेटेड है। उसमें सब दिखाई देता है, ये मसल कौन सा, ये टिश्यू कौन से, ये सिस्टम कैसे वर्क करती है, ये सब वी हैव इट इन आवर इंटरनेट। हम कभी भी उसको रिफर कर सकते हैं। पर उसी बात को मानना है जो हमको सामने दिखती है। बस हम वही बात मानेंगे जो सामने दिखता है। तो ऐसा है तो हवा है उसको मानना छोड़ दो, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से उसको भी मानना छोड़ दो। हम ये भी बिलीव करते हैं कि इंफ्रारेड लाइट है, अल्ट्रावायलेट लाइट है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव है, सब कुछ हम बिलीव करते हैं। देखा है कभी हमने उसको? नहीं देखा है। ये मॉडर्न के लोगों ने प्रूव किया हुआ है एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा। तो हमको क्यों नहीं प्रूव कर सकते? आप आपके मन में रखिए कि ये जो बात है ये आप खुद खुद पे ट्राई करिए, दूसरे पे करिए। ऑफ कोर्स विद एक्सपीरियंस। कभी भी उठ के जाके करना नहीं है कि ये पेशेंट है और ये इसको हुआ है, मुझे जाके ये करना है। इसको कोई अर्थ नहीं है। आपकी प्रॉपर थियोरी होनी चाहिए, प्रॉपर प्रैक्टिकल होना चाहिए उसमें। फिर आप जाके ट्राई कर सकते हैं कि ये हुआ है और ऑफ कोर्स उसके रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये स्टडी शुरू करने के वक्त ये आपको पहली स्टेप है मेरे लेक्चर की कि ये दिमाग में से
निकाल लीजिए कि ऐसा सब होता है। ये मैंने सिर्फ आपको 5 एस्पेक्ट्स बताए हैं, 5 फील्ड बताए हैं कि जहाँ पे हम आयुर्वेद में बहुत सारा अभी काम करते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, आप वो भी नेट पे ढूँढ सकते हैं। साउथ इंडिया में तो आयुर्वेद का बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है। वहाँ पे स्पेशल आयुर्वेदिक आई हॉस्पिटल्स है, मतलब आँखों के हॉस्पिटल्स है। इसके बारे में आपने सुना है कभी? जैसे कर्नाटक में बैंगलोर आई हॉस्पिटल है। देखिए, ये ढूँढ के देखिए। इसमें कभी आपको टाइम मिले, कभी वेकेशन है, तो आप यहाँ पे जाके देखिए कि वो कैसा सिखाते हैं, क्या-क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं इन रिलेशन टू आई डिसऑर्डर्स। ये सब आपकी देखने की ज़िम्मेदारी है। आपका बस ये काम नहीं है कि एक शील्ड लगा लेने की, एक पर्दा लगा लेने का कि मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। आपका पर्दा हटाने की ज़िम्मेदारी टीचर्स पे मत रखिए अभी से। पहले आप खुद ट्राई करिए कि आप ये पर्दा हटा देंगे। ये पर्दा जब हट जाएगा, तो द होल वर्ल्ड ऑफ आयुर्वेद विल बी ओपन फॉर यू। ये पहले हटा दीजिए, फिर उसके अंदर क्या-क्या है, ये आप अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो ये मैंने 4-5 कंडीशंस बोली है। इसके अलावा मैंने बोला कि साउथ इंडिया में स्पेशली आई हॉस्पिटल से और एक ट्रीटमेंट होती है मर्म चिकित्सा करके। प्रेशर पॉइंट्स दबाते हैं, आपको सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। प्रेशर पॉइंट्स दबाते हैं, जिससे कुछ हद तक डिसीजेस क्योर होते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं, पर अभी वो इस प्रेजेंटेशन में इतने कम समय में नहीं डाल सकती हूँ। वी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। लेक्चर के हाइलाइट्स इस तरह से होंगे कि हम आयुर्वेद में क्या सीखने वाले हैं, आप लोग क्या सीखने वाले हैं आयुर्वेद में। दूसरी बात हम सीखेंगे कि पूरा हर एक साइंस कंप्लीट है, भले वो होम्योपैथी हो, भले एलोपैथी हो, यूनानी हो, हर कोई साइंस कंप्लीट है। आपके आपकी दृष्टि से क्या है? एक साइंस पढ़ लिया पूरा का पूरा, तो विल दैट बी इनफ? कोई भी साइंस को लिमिटेशंस रहती है, ये मैंने पहले से ही बोल दिया। वो किस तरह से, ये आगे के स्लाइड्स में हम देखेंगे। स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ आयुर्वेद। आयुर्वेद में ऐसी बहुत ही खूबसूरत बातें हैं कि जो कोई भी साइंस में नहीं बताई गई है, और वही चीजें हम यहाँ पे प्रैक्टिस में फॉलो करते हैं हॉस्पिटल में। किस तरह से वो बताती हूँ। और लास्ट पार्ट रहेगा, ये सब सीखने के बाद आपकी ड्यूटी क्या रहेगी। आपकी मतलब एज अ स्टूडेंट, व्हाट विल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टूडेंट्स। देखते हैं सबसे पहले व्हाट डू वी लर्न इन आयुर्वेद। सबसे पहले हम आयुर्वेद में क्या सीखना चालू करेंगे, आप लोग क्या सीखना चालू करोगे। आप अभी फर्दर टाइम बिंग आपके सब्जेक्ट के नाम वगैरह वो सब निकाल दीजिए दिमाग से। ना पदार्थ विज्ञान रहेगा, ना शारीरिक रचना, ना क्रिया, ना कुछ भी नहीं। बेसिकली आयुर्वेद का मतलब है ग्रंथ, आयुर्वेद के ग्रंथ। इन ग्रंथ के अलग अलग डिविजन्स किए हुए, विभाग किए हुए हैं, जिसको स्थान बोलते हैं। सबसे पहले जो आएगा, या बाद में सीखेंगे, या शायद अलग अलग लेक्चर्स में हो गया होगा। तो सबसे पहले आता है सूत्र स्थान। सभी ग्रंथों में है। आपको आयुर्वेद के ग्रंथ किसने किसने बनाए हैं, किसने लिखे हैं, ये आपको कोई जानकारी है क्या? आई कैन सी योर फेसेस। तो एक तो ऐसा करिए या ऐसा करिए, कुछ तो करिए। कोई भी जानकारी नहीं है? ओके, तो अ, जो आचार्य है, जैसे चरकाचार्य, सुश्रुताचार्य, वाग्भटाचार्य, इनके नाम तो सुने हैं अभी तक ये 4-5 दिनों में? ये सुने हैं? हाँ मैडम। ओके, वेरी गुड। तो अ, इन्होंने हमको बुक्स लिख के दी है, मतलब हमारा नसीब इतना अच्छा है कि इन्होंने पहले से ही सब रिटर्न करके रखा है कि ये हो गया तो ऐसा 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 करने का है। तो ये जो बुक्स है, इनको हम ग्रंथ बोलते हैं। ग्रंथ इज अ वेरी प्योर वर्ड, सिर्फ उसको हम बुक इतना नहीं बोलेंगे, या पुस्तक ऐसा नहीं बोलेंगे। सबसे पहले जो विभाग आता है वो सूत्र स्थान का होता है। सूत्र स्थान कि जिसमें बहुत सारे सूत्र होते हैं। सूत्र का मतलब श्लोक होता है। पहले मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सारी कुछ स्टडीज हुई है फॉरेन कंट्रीज में इसके बारे में, संस्कृत के श्लोकों के बारे में। और उन्होंने ऐसा बोला है कि जितना ज्यादा संस्कृत हमारे दिमाग को पता चलेगा, हम जितना लर्न करेंगे, जितना ज्यादा बोल सकते हैं, उतना हमारे ब्रेन की जो स्ट्रक्चर्स है ना, सल्काय गायरा बोलते हैं, शायद आप लोगों को 12th में होगा या नहीं होगा, पर वो ब्रेन के सेल्स उतने ज्यादा डेवलप हो जाते हैं,
उतनी ज्यादा हमारी टंग वर्क करती है, हमारी जीभ जो है वो उतनी फटाफट वर्क करना शुरू होती है। तो ये सूत्र स्थान में बहुत सारे श्लोक दिए हुए हैं और हमारा नसीब अच्छा है कि ये पूरे ग्रंथ संस्कृत में है। आपको संस्कृत जिनका है पहले से 8 स्टैंडर्ड से 8वीं से, तो अच्छी बात है, उनके लिए काफी इजी समय पड़ेगा ये सब। पर जिनका नहीं है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा 1 साल मिलता है आपको संस्कृत सीखने के लिए। तो वैसे भी संस्कृत सीखा तो वैसे ही हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट बहुत अच्छी होने वाली है। और ये आयुर्वेद के साथ साथ ही संस्कृत तो सोने पे सुहागा जैसी बात हो गई। सूत्र स्थान आता है, उसमें मेनी प्रिंसिपल्स ऑफ द लाइफ आर टोल्ड देयर कि बहुत सारे तत्व कैन बी कॉल्ड एज नियम। नियम जैसे है, रूल्स है, रेगुलेशन है, क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये क्या होता है, वो क्या होता है, इसका ऐसा होता है, उसका वैसा होता है, ये सब सूत्र स्थान में दिया हुआ है। उसमें डेली रूटीन दिया है जिसको दिनचर्या बोलते हैं। मैं अभी आयुर्वेदिक वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज नहीं करूंगी ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि मेरा अभी काम अभी है यहाँ पे कि आपका विश्वास ज्यादा बढ़ाना है आयुर्वेद के बारे में। डेली रूटीन में फॉर एग्जांपल लेंगे, सुबह से लेकर रात को सोने तक बहुत सारी चीजें बताई गई है। सुबह उठने का है तो पहले भगवान की प्रार्थना करो, चलो वो तो ठीक है। उसके बाद दंत धावन, मतलब कि ब्रश करते हैं ना हम लोग, उसको ही आयुर्वेद में दंत धावन बोला है। दंत मतलब दांत, धावन मतलब धोना। अभी उस टाइम में तो ऑब्वियसली पेस्ट और ब्रश कुछ नहीं था, ब्रिटिश आने के पहले भी अपने पास पेस्ट और ब्रश था ही नहीं। आयुर्वेद में नीम की काढ़ियां, ऐसे कुछ पेड़ है जिनकी छोटी छोटी टहनी काढ़ी लेके ब्रश करने का बोला, ये आप लोगों को पता है पहले से। अभी आप लोगों के मन में पहला शक क्या होगा ये भी मुझे पता है। पहले आप लोग बोलेंगे कि ये सब फालतू बात है, ये ऐसे कुछ नहीं है, काढ़ी वगैरह वगैरह कुछ नहीं चाहिए हमको, टूथब्रश वगैरह वगैरह वही अच्छा है। पहले लोग नमक से दांत घिसते थे और अभी भी टूथपेस्ट में वापस नमक आने लगा है। जो इतने साल तक इन लोगों को, फॉरेनर्स को पता नहीं चला, वो अभी वापस उनको पता चला, जो हम लोग इतने हजारों साल पहले से करते थे। तो फिर वो पर्दा क्यों लगा के रखने का? तुम लोग शायद, बहुत सारे लोग के दादा दादी नाना नानी गाँव में रहते होंगे, खेती बाड़ी होगी, उनको आदत रहती है वो नीम की काढ़ी लेने की और दांत साफ कर देने के। आप लोगों को पता है, अभी रिसेंट एक मेरी फ्रेंड के साथ मेरा डिस्कशन चल रहा था, तो हम दोनों के डिस्कशन में ये सब बातें सामने आई कि हम जितना ज्यादा टूथपेस्ट यूज करेंगे ना, उतनी दांत में कैविटीज बढ़ती रहेंगी। ये आपको पता है? नहीं पता है। ये कब पता चलेगा? खास करके जब उम्र ज्यादा होने लगेगी तो बहुत सारी कैविटीज डेवलप होने लगेगी, इधर छेद है उधर छेद है, दांत सड़ रहे हैं। ओरल हाइजीन मतलब पूरी ओरल कैविटी की हेल्थ ये पूरी चली गई होगी। तो आपको क्या करना है, जो बुजुर्ग लोग हैं ना, सब आपके दादा नानी गांव में कोई भी है, उनको पूछना कि आप ऐसे करते हैं क्या, वो नीम का यूज करते थे क्या, और आपके अभी दांत की हालत कैसी है, कितने दांत खराब हुए हैं। इतना तो कम से कम कर सकते हैं आप लोग, इतना तो आप आंखें खुली रख सकते हैं आपकी। सिर्फ आयुर्वेद को निगेटिविटी में डाल के फायदा नहीं है, आपको खुद खुद यहाँ से ही करना चालू करना है। अगर आयुर्वेद में डेली रूटीन में, मतलब दिनचर्या में बताया है कि इस तरह से उस टाइम ब्रश करते थे, तो अभी भी कोई लोग करते हैं और उनको किस तरह से फायदा होता है, इतना तो आप कर सकते हैं ना, हाँ कि नहीं? अगर कर सकते तो हाथ ऊपर उठाइए। एक एक ही दो ही स्टूडेंट करने वाले हैं, कम से कम पूछेंगे तो सही ना कि कौन से किससे ब्रश करते थे, ये सब पूछेंगे तो सही ना। वेरी गुड। यहाँ से आपकी पढ़ाई की सही में शुरुआत हो जाएगी। अभी नेक्स्ट दिया है सीजनल रूटीन, इसके डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, पर फॉर एग्जांपल गर्मी है बहुत ज्यादा, तो गर्मी में जैसे कि फॉरेनर्स करते हैं वैसे सब लोग थम्स अप पियेंगे, कोका कोला पियेंगे, बर्फ का पानी पियेंगे वगैरह वगैरह। ये सब आयुर्वेद में ऑफकोर्स नहीं बताया है, ये आपको तो पहले से ही जानकारी होगी। पर ठंडा किस तरह से रहने का, भले स्विमिंग पूल में जाके बैठो, बट दैट ऑल्सो यू आर फॉलोइंग आयुर्वेद ओनली। आयुर्वेद ने बोला ही है कि पानी में जाके, उसमें है संस्कृत वर्ड्स दिए हुए कि क्या करना है, पानी में डुबकी लगा के बैठना है खाली, बट दैट यू कैन डू इन दिस स्विमिंग पूल ऑल्सो। तो इसका मतलब यू आर फॉलोइंग आयुर्वेद, एक तरीके से आयुर्वेद ही फॉलो करने वाले हो तुम लोग।
और उससे भी बॉडी की हीट काफी अच्छे से कम हो जाती है। और एक बहुत अच्छी बात दी है प्रॉपर्टीज ऑफ आहार। अभी सब लोगों का पेट तो खराब हुआ ही होगा कभी ना कभी। अभी ये घर छोड़ के आए हैं तो पूछने की बात नहीं है, घर का सब खाना बंद होता है, हर दूसरे दिन पेट का प्रॉब्लम रहता है। इसके लिए आयुर्वेद में आहार के गुण बताए हैं, प्रॉपर्टीज क्या कि पेट के लिए गुरु आहार कौन सा है, मतलब इजीली डाइजेस्टेबल कौन सा है, और नॉट डाइजेस्टेबल, मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोल रही हूँ, इस तरह से आहार कौन से है वो हम फॉलो करेंगे। आपका अगर पेट खराब हुआ है तो एक करिए, सिर्फ मूंग की खिचड़ी खा सकते हैं, ये हमको पता है पहले से, हमारा ट्रेडिशन ही है कि मूंग की खिचड़ी खाने की, क्योंकि इट इज लघु, वो लघु गुण का बताया हुआ है, ये भी आयुर्वेद में दिया हुआ है, वो भी हम फॉलो ही कर रहे हैं। पेट बिगड़ गया तो ऑफकोर्स हम पिज्जा वगैरह तो कुछ नहीं खाएंगे, पिज्जा बर्गर बिल्कुल नहीं खाएंगे। अगर किसी को इस पे शक है तो करके देखना, जब पेट खराब है तो पिज्जा खा के देखना क्या होता है, फिर दूसरे दिन तो हॉस्पिटल में ही एडमिट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मतलब जिसको हम निदान बोलते हैं, और ये सब दिया हुआ है निदान स्थान में। अभी मुझे कोई ठीक है, अभी तो कोई बता नहीं सकता है, पर ये सोचने वाली बात है कि सबसे पहले सूत्र स्थान क्यों दिया हुआ है। सब हमको नियम बताए गए हैं पहले, क्योंकि आयुर्वेद का ही उद्देश्य ही है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम। ये आपने 4 दिन में सुना ही होगा। पहले आयुर्वेद के अनुसार आप खुद की सेहत को अच्छा रखो, अच्छा रखो, अच्छा रखो और अच्छा ही रखो। फिर अगर वो खराब होती है तो क्या खराब हुआ है उसकी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए निदान स्थान, इसलिए डायग्नोसिस, प्रॉब्लम क्या हुआ है वो जानकारी लेना, मतलब निदान स्थान। बराबर। आयुर्वेद कभी पहले ऐसे नहीं बोलता, बाकी कभी भी हमने कोई बुक खोला कि चलो अभी ये ऐसा ऐसा है, ये सिम्टम्स है, ये ट्रीटमेंट है, ये इसके कॉजेस है, ये सब शुरू हो जाता है। पर सिर्फ आयुर्वेद बोलता है कि पहली जो सेहत है उसको बनाए रखो, इस तरह से बनाए रखो कि आपको मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। और यही हम सब लोग पिछले साल से तो कर रहे हैं, जब से कोरोना आया है। लोग डॉक्टर के पास गए नहीं, डॉक्टर लोगों के पास आए नहीं, सब अपनी अपनी सेहत का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे हैं। एक साल से तो आयुर्वेद बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं सब लोग। निदान के बाद मतलब डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट की बारी आती है, ट्रीटमेंट एंड इट्स प्रॉपर इफेक्ट, मतलब चिकित्सा स्थान और सिद्धि स्थान। फिर इसमें बताया गया है कि हम ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे, क्या क्या यूज करेंगे, और सिद्धि स्थान मतलब उसका प्रॉपर इफेक्ट होना चाहिए, जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। खास करके सिद्धि स्थानीय पंचकर्म की ट्रीटमेंट के लिए बोला गया है। पंचकर्म मतलब क्या है क्या वगैरह वो थोड़ा बहुत आपको पता का, बाद में मैं बताऊंगी जाते जाते। पर पंचकर्म ये इट इज अ वेरी मैसिव प्रोसीजर, इट गिव्स मैसिव पॉजिटिव रिजल्ट्स एंड मैसिव नेगेटिव रिजल्ट्स। पंचकर्म में कुछ गलत हो गया तो उतना ही ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, कुछ सही हो गया तो इतना अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा कि वो कहीं दूसरी जगह पे नहीं मिलेगा। वो किस तरह से होगा वो आगे देखेंगे हम। इसके बाद दिया हुआ है अलग अलग दवाइयाँ कैसे बनाने की, प्रिपरेशन ऑफ वेरियस मेडिसिन कॉम्बिनेशंस एंड देयर यूजेस, और ये सब दिया गया है कल्प स्थान में। कल्प मतलब कुछ बनाना, कुछ कल्पना से बनाना, इस तरह से। तो इसमें टैबलेट होगा, कुछ मेडिकेटेड घी होते हैं, मतलब कुछ दवाई वाले घी होते, कुछ दवाई वाले तेल होते, मेडिकेटेड ऑयल्स रहते हैं, जिसको हम सिद्ध तेल या सिद्ध घृत करके बोलते हैं। ये सब कल्पस्थान में दिया हुआ है कि जो हमको मेडिसिन चिकित्सा करने के लिए जरूरी होते हैं। फिर अलग और स्थान है विमान स्थान की, जिसमें मेजरमेंट बोली है, शारीर स्थान की जिसमें फीटस की डेवलपमेंट, शरीर की डेवलपमेंट, ये सब बताया गया है। आपको फर्स्ट ईयर में शारीर स्थान का अभी ज्यादा उपयोग होगा। ठीक है, तो ये सब आयुर्वेद में दिया हुआ है। दूसरे जो साइंस है वो भी कहीं ना कहीं तो कम है ही, उनमें क्या कमतरता है ये मैं पहले आपकी नजर में लाने की कोशिश करती हूँ। अदर साइंस दो हेल्पफुल बट नॉट कंप्लीट, वो हेल्पफुल है नो डाउट, हम हमारे काम में भी आते, पर वो भी कंप्लीट नहीं है। सर्टन एस्पेक्ट्स आर नॉट इलेबोरेटेड, कुछ बातें हैं जैसे कि द मतलब हेतु विवरण, हेतु विवरण ये आयुर्वेद में बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है। हेतु मतलब क्या होता है, इट इज द कॉज। कोई भी डिसीज होता है उसके पीछे कारण तो होता है,
आयुर्वेद में क्या किया है, कोई चैप्टर जब शुरू होता है ना डिसीज का, तो पहले कारण से ही शुरुआत होती है कि ये आपने किया तो इस तरह से पूरा प्रोसेस होगा और पूरा डिसीज बनता जाएगा धीरे धीरे। इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो ये हमको दूसरे साइंस में बहुत ही कम मिलता है पर एकदम शॉर्ट में दिया हुआ है। अभी जो पेशेंट्स में देखा जाता है ये मैं आपको बताती हूँ। कास मतलब हम इसको सिंपल कफ बोलेंगे फॉर द टाइम बीइंग, या यूआरटीआई, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन या कफ, ठीक है। इसका एक कॉमन हेतु है, जिन लोगों को डिनर के बाद, रात के खाने के बाद एक बहुत ज्यादा पानी पीने की आदत है, कभी 3 ग्लास कभी 4 ग्लास, उनमें अपर रेस्पिरेटरी डिसीजेस बहुत दिखते हैं। और अपर रेस्पिरेटरी डिसीजेस मतलब कि नोज के डिसीज, थ्रोट के डिसीज मतलब कि सर्दी, पुरानी सर्दी, एक्यूट सर्दी, एलर्जिक सर्दी बोलते हैं वो, या फिर टॉन्सिल का प्रॉब्लम, लैरिंजाइटिस मतलब गला बैठ जाना, गले में दर्द होना, ये सब डिसीजेस बहुत कॉमन है। अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसे लोग हैं कि जिनको है, तो ये पक्का पूछिए कि डिनर के बाद कितना पानी पीते हैं। उनका बस एक हैबिट चेंज कर देने की, उनको बोलने का कि अगर पानी पीना है तो गर्म करके पीना, जैसे चाय अच्छे से गर्म पीते हैं ना हम लोग, ऐसे भाप आती है उसमें से स्टीम टी रहती है, उस तरह से पीने को बोलना। उनका प्रॉब्लम 50% से भी ज्यादा कम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रमेय हम मतलब एक्चुअली मतलब हम नहीं बोल सकते पर वी कैन कोरिलेट इट टू डायबिटीज मेलिटस। इसका एक बहुत ही अच्छा सूत्र में वर्णन किया हुआ है इसके हेतु। अस्य सुखम सुख स्वप्नम दधीनी, एक ही लाइन में आपको बता रही हूँ। जिनको बैठने की बहुत ही ज्यादा आदत है, बैठे ही रहते, उनको ही वो उसमें ही सुख मिलता है। उनको सोते रहते, बहुत ज्यादा सोते हैं, दिन में भी 2-3 घंटे सोते हैं, दही खाते हैं बहुत ज्यादा, और ऐसे अलग अलग फैक्टर्स है, उनमें ये प्रमेह होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अभी जब हम समझो किसी को डायबिटीज हो गया, आप किसी को भी आपके जानकारी में कोई हो नहीं हो, आपके पेशेंट हो, वो पेशेंट मॉडर्न के डॉक्टर के पास गया, तो ये पेशेंट को पता नहीं है कि हमको ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं होता कि मीठा खा खा के डायबिटीज हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मीठा खा के वो अगर डाइजेस्ट ही नहीं हुआ तो फिर डायबिटीज जैसी बीमारियां पक्की होने वाली है। ये सब कॉजेस का आयुर्वेद में दिया गया है। इसके बाद है अष्टविधा आहार विशेषायतन, मतलब फूड लेने के 8 प्रॉपर वेज टू कंज्यूम फूड। फूड लेने के 8 प्रॉपर वेज है। आप 1 महीने तक पूरा ठंडा खाना खाइए। ठंडा मतलब कैसे, गरम नहीं करने का, जब भी होगा वैसे के वैसे खाने का। फ्रीज का मत खाइए, उससे और ज्यादा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, वो मत खाइए। फिर आपको 1 महीने के बाद पता चलेगा पेट में गड़बड़ हो रहा है, भूख मर गई है, पच नहीं रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है ठीक से। उसके बाद 1 महीना क्या करिए, जब भी खाना खाएंगे तो अच्छे से गर्म करके खाइए। इस जो पहले महीने में आपको प्रॉब्लम्स हुए ना, इसके बराबर आपको रिलीफ मिलेगा 2nd महीने में, और ये प्रैक्टिकली देखा जाता है। इसलिए सब घर वाले, मम्मी डैडी और सब लोग ऐसे जो बड़े बुजुर्ग है ना, वो पीछे रहते हैं, हमारे पीछे पड़े रहते हैं कि गरम गरम है तो खा लो खा लो खा लो, वो इसके लिए। ठीक है, तो ये ऐसे है जो प्रैक्टिकली आप लोग देख सकते हैं। स्निग्ध भोजन होना चाहिए, मतलब कि फूड में थोड़ा सा घी, थोड़ा सा तेल तो होना चाहिए। अभी इंडियन वे जो है कुकिंग का, वो बहुत अच्छा है। हम लोग तड़का लगाते हैं तो ऑब्वियसली तेल वगैरह उसमें आ ही जाता है। मशीन्स पता है आप लोगों को, मशीन्स होते हैं, मशीन अपना अपना काम करते रहते हैं क्या? वो नहीं करते हैं। उनको बीच में क्लीनिंग की भी जरूरत होती है और ग्रीजिंग की भी जरूरत होती है, ऑयलिंग की जरूरत होती है। ये तो सुना होगा आपने। यही ऑयलिंग घी या तेल ये अपने बॉडी में करता है। नेक्स्ट है पत्या पत्या, कि कोई डिसीज हो गया है तो डिसीज के दौरान क्या खाना खाना चाहिए, खत्म होने के बाद क्या खाना खाना चाहिए। ये बाकी साइंस में इतना ज्यादा नहीं मिलता है। मिलता है पर शॉर्ट में मिलता है, 2 चीजें ही मिलती है। और हमारी मेंटेलिटी ऐसी है कि 5 चीजें क्यों करें, 2 चीजें बोली ना हम लोगों ने, बस उतना ही करते हैं, चलेगा। ठीक है, फिर वो समझो आपने किसी कफ के पेशेंट को बोला कि गर्म पानी पीना, वो बोलेगा क्यों गर्म पानी पीने का, मैं ठंडा ही पीता हूँ, मतलब नॉर्मल पियो या ठंडा पानी पियो, कम कर देता हूँ। पर उससे उसको फायदा नहीं होने वाला है जो फायदा गर्म पानी से होगा। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ आर्मर। ये तो आप लोग सीखेंगे ही बाद में।
पर ये ऐसा कुछ भाग रहता है अपने बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड रहता है। इट इज द अनडाइजेस्टेड मैटर इन आवर बॉडी। अनडाइजेस्टेड मैटर का मीनिंग सिर्फ हमारे जीआईटी में, इंटेस्टाइन्स में अनडाइजेस्टेड ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट इज all that kind of matter which can be in every minute space of the body। बॉडी में कितने सारे छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं, कितने सारे छोटी छोटी जगह होती है, उसमें कुछ जाके बैठ सकता है। जाके बैठ सकता है मतलब ऐसा कुछ मैटर है जो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, वो वहां पे जाके बैठता ही है। उसका क्लीनिंग बहुत जरूरी होता है और उसको आम बोलते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है, इसका काम क्या है, ये आम क्यों जरूरी है, निकालना कैसा है, वगैरह वगैरह, वो सब आप लोग बाद में सीखेंगे। अग्नि, अग्नि हम डाइजेस्टिव पावर करके बोल सकते हैं। अग्नि के लिए मैं एक पेशेंट का आपको एक बताती हूँ, केस बताती हूँ। बहुत साल पहले की बात थी। एक पेशेंट एनीमिया की थी, मतलब उसमें खून की कमी थी, हीमोग्लोबिन कम था। हीमोग्लोबिन दैट वी मेजर एज अ क्राइटेरिया फॉर एनीमिया। तो भूख नहीं लगती थी और पेट साफ नहीं होता था। ये सब एक बंच ऑफ द प्रॉब्लम्स, ऐसे बंच करके ही आते हैं प्रॉब्लम साथ साथ में। तो ये सब कुछ नहीं था। मैंने सिर्फ कॉन्सेंट्रेट उसके अग्नि पे ही किया कि इसको भूख नहीं लगती है, इसका डाइजेशन बिल्कुल अच्छा नहीं, तो पहले वो देते हैं। एक घृत है, मतलब एक घी का नाम है दाढ़ी मारी करके, जो दाढ़िन से बनता है, दाढ़िन पोमोग्रेनेट। तो सिर्फ 1 महीने तक उसको वो ही घृत दिया, उसमें आयरन का एक भी कंटेंट नहीं था। कुछ भी आयरन नहीं था उसमें। फिर भी 1 महीने के बाद उसका हीमोग्लोबिन जो रेगुलर बढ़ता है कि इन 1 मंथ हीमोग्लोबिन कैन बी इंक्रीज अप टू 1 ग्राम %। तो 1 ग्राम उसका बराबर बढ़ा था। वो इतना अच्छा केस था। अदरवाइज हम क्या करते हैं कि ये दे दो, ओके। बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी ऐसा करते हैं। आपको पता है एक मंडूर नाम की एक चीज है, वो भी आप सेकेंड ईयर में सीखेंगे। वो एक आयरन का कंपाउंड ही है। एनीमिया है, हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है, मंडूर का कोई दे देना कॉम्बिनेशन, बढ़ जाएगा आयरन। बट दैट इज नॉट आयुर्वेदिक प्रैक्टिस। रियल आयुर्वेदिक प्रैक्टिस क्या है वो आप लोग बाद में सीखोगे 4 साल के बाद। ये तो सेम बात हुई ना। मॉडर्न साइंस वाले हैं तो वो आयन का कोई कॉम्बिनेशन दे देते हैं, फेरस सल्फेट वगैरह, और हम लोग मंडूर का कॉम्बिनेशन दे देंगे, तो इसमें हमारा आयुर्वेद कहाँ गया। तो पेशेंट को भूख ही नहीं लगती है, उसका क्या। ऊपर से ये आयन सब ये देके मॉडर्न के जो टैबलेट्स है ना आयन के, उससे कॉन्स्टिपेशन होता है, लगभग हर पेशेंट को होता है। बट दैट इज नॉट कंप्लीट ट्रीटमेंट। तो फिर इस तरह से अग्नि के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। आप सोचो अगर आपको भूख ही नहीं लगती है तो पूरी दुनिया बेरंग लगेगी कि नहीं भूख लगती, कुछ भी मन नहीं होता है, ना ठीक से नींद आती है, ना ऐसा ना वैसा। पर एक बार आपकी भूख बढ़ गई, अच्छे से खाने में इच्छा पैदा हो गई, आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा, प्रॉपर सिस्टम क्लीनिंग भी अच्छा होगा, नींद भी अच्छी तरह से आएगी। ये आप खुद की तरफ ध्यान रखिए कि भूख होना बहुत जरूरी है। अभी तो बहुत सारे सभी लोगों को तो घर की याद तो आती होगी, मम्मी को छोड़ के आए, पापा को छोड़ के आए, इनको छोड़ के आए, तो भूख तो कम होगी ही होगी। तो अभी आप जब इससे बाहर निकलोगे धीरे धीरे करके, देखो अभी आप यहाँ पे किसी को याद करने के लिए आए हैं क्या, आयुर्वेद में एडमिशन इसलिए लिया है क्या कि इसको याद करते बैठो, उसको याद करते बैठो करके, वो नहीं किया है। इसलिए वो सब छोड़ देने का भी, उनको साइड में रखने का। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल आपको रोना नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा, मैं मानती हूँ। पर उसको साइड में पक्का रख सकते हैं। किस तरह से रखते हैं, किस तरह से आपका मन बहला सकते हैं, वो थ्रू स्टडी ओनली। आप जितनी पढ़ाई करते जाएंगे बाकी सब चीजें भूलते जाएंगे धीरे धीरे। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। जैसे मैं बोला था कि ये अंदर का भी सब काम करता है, पर ये जो है ये सिर्फ स्टमक में होता है ऐसा नहीं। इट इज रिफ्लेक्टेड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। ये पूरे सेल्स तक पहुंचा हुआ रहता है। एक और खासियत है आयुर्वेद की पंचकर्मा, इसके बारे में मैं शॉर्ट में बताती हूँ। डिटॉक्सिफिकेशन हम पेशेंट को समझाते हैं। देखो पेशेंट जब भी सामने आता है ना, तो उसको हम ये नहीं बोलते कि आप में इतना सारा आम है, आप में इतना वायु बढ़ गया है। हम उनको सिंपल लैंग्वेज में ही बताते हैं, जैसे मैं आज आपको बता रही हूँ कि आपको डिटॉक्स करने की जरूरत है, और पेशेंट्स वही लैंग्वेज समझते हैं। ये डिटॉक्सिफिकेशन मतलब ये क्लीनिंग प्रोसेस, ये कोई भी साइंस में नहीं है। अभी इस डायग्राम को देखिए, ये है नॉर्मल ब्लड वेसल की ही ली है, पर इस तरह से बॉडी में बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं। हालांकि उसको स्रोतस बोलते हैं आयुर्वेद में।
आप अभी अभी इतना ही ध्यान रखिए कि ये माइक्रो चैनल्स है, माइक्रो ट्यूब्स है बॉडी की, बहुत छोटी है, मोटी है, बहुत बड़ी है, ऐसे भी है। धीरे धीरे क्या होता है, इनमें ऐसे धीरे धीरे कलेक्शन चालू हो जाता है, कलेक्शन ऑफ अनवांटेड मैटर, फिर ये और बढ़ जाता है धीरे धीरे। ऐसी हालत में बॉडी अच्छी रहेगी क्या? नहीं रहेगी। आपके घर में कोई प्लम्बिंग का पाइप, जो ड्रेनेज का पाइप है, ब्लॉक हो गया तो अच्छा रहेगा क्या? नहीं रहेगा। हमको पहले पता नहीं चलता कि वो ब्लॉक हो रहा है, जब वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है, तब पता चलता है। बॉडी का भी ऐसे ही है, पहले पता नहीं चलता। हाँ, और एक बात, आयुर्वेद में इसका भी दिया हुआ है कि हम किस तरह से देखें, किस तरह से सोचे कि हम पहले से ही कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ये पहले से दिया हुआ है। जैसे वो आम के लक्षण मैंने बोला, अगर आपने कभी किसी दिन बहुत ज्यादा खाना खा लिया तो ऐसा लगता है ना कि बहुत सुस्ती आ गई है, अभी कुछ करने की इच्छा नहीं, अभी हाथ भी नहीं हिला सकते हम लोग, इस तरह से होता है ना कभी कभी, तो वो सब आम के लक्षण होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। हम बहुत ज्यादा कभी एक पिज्जा की जगह पे 3 पिज्जा खा लिए तो नहीं होगा डाइजेस्ट। हम अगर, ऐसा भी होता है कि महीना हो गया हम टाइम पे खाना नहीं खा रहे, तभी भी आम होता है। ऐसा नहीं कि ज्यादा खाना खाओ तो ही ये सब अनवांटेड मटेरियल होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब जो है, ये सब क्लीनिंग करना जरूरी होता है, और इसके लिए पंचकर्म है। पंचकर्म में 5 जो है ना कर्म, उसके नाम ही मैं अभी बोलती हूँ आपको, वो धीरे धीरे आप लोग सीखेंगे। वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण, अलग अलग रूट से वो दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल नस्य मतलब नासिका, नाक से दिया हुआ जो दवा, नाक से दी हुई जो दवाई है वो नस्य में, उसको, वो प्रोसेस को नस्य बोलते हैं। अभी ये जो मैं बता रही हूँ और आप ये जो अष्टांग हृदय में सीखेंगे, ये आप सब थियोरेटिकली सीखेंगे। आपको आगे क्या करना है, आपको वेब पे जाके कुछ नेट साइट्स ढूंढ के या आपको टीचर से रिक्वेस्ट करके आपको इसके बारे में जो वीडियोस है वो देख लेने हैं। वीडियोस किस तरह से उगाए, मैं अगला वीडियो आपको दिखा देती हूँ, आपको पता चल जाएगा। ये वीडियो है बस्ती का। बस्ती मतलब जो एनोरेक्टल रूट है उसमें से कुछ दवाई डालते, गुदद्वार है ना, उसमें से दवाई डालते हैं ये। दिख रहा है बराबर से? पर आप जब वीडियोस देखेंगे तब आपको यकीन होगा कि ऐसा कुछ होता है, ऐसी कुछ प्रोसेस होती है। इसलिए मैंने बोला कि दिस इज नॉट ए जोक। पंचकर्म मतलब जोक बिल्कुल नहीं है। व्हेन यू हैव टू परफॉर्म इट, यू हैव टू परफॉर्म इट वेरी प्रॉपरली, एकदम अच्छी तरह से, ताकि पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं हो। इस तरह से ये करना होता है। ये एक ही वीडियो में दिखा रही हूँ अभी। इस तरह के वीडियोस आप सर्च कर सकते हैं। भले आपको, आपने सब आयुर्वेद सीख लिया और आपको चलो प्रैक्टिस भी नहीं करनी है, आपको टीचिंग में भी नहीं है, तो कम से कम ऐसे वीडियोस बना सकते हो। एनाटॉमी के वीडियोस बहुत सारे मिलेंगे, फिजियोलॉजी के मिलेंगे, बिकॉज दैट इज अ मॉडर्न बेस्ड साइंस। मॉडर्न में सब कुछ मिल जाता है उसका। आयुर्वेद में वीडियोस बहुत कम बनते हैं, बहुत कम बनते हैं। तो यू कैन प्रिपेयर दिस वीडियोस एंड सेल आउट टू अदर पीपल, सेल आउट टू द कॉलेज। ठीक है, तो ये आपका बिजनेस भी हो जाएगा और एजुकेशन पर्पस के लिए बहुत अच्छा होगा। अभी हम देखते हैं कि आज तक जो आप लोग दूसरे पैथी में इतना ज्यादा विश्वास करते थे, वो सही में डिसीज को क्योर करता है, इसको हम एनाल्जेसिक्स बोलते हैं। जब भी कोई जगह पे फॉर एग्जांपल घुटने का दर्द, घुटने का दर्द जब चालू होता है ना, तब उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम का एक चीज, मतलब एक केमिकल तैयार होती है उसके आजू बाजू में। एनाल्जेसिक्स क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द एनाल्जेसिक्स ये प्रोस्टाग्लैंडिन को ही इनहिबिट कर देते, प्रोस्टाग्लैंडिन को ही खत्म कर देते उधर के। तो ऑफ कोर्स अगर दर्द होने वाली, मतलब दर्द बताने वाली चीज ही नहीं रहेगी तो दर्द का पता ही नहीं चलेगा। पर इसका मतलब ये हुआ कि घुटने का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, घुटना अच्छा हो गया है, नी जॉइंट अच्छा हो गया है, ऐसा नहीं होता है। उसमें जो प्रॉब्लम है वो तो वैसे ही रहता है, द कॉज परसिस्ट, वो वैसे ही रहता है। सेम इज द केस विद एंटासिड। एंटासिड ये तो देखा जाए तो बहुत खराब चीज है। वो क्या करता है, न्यूट्रलाइजेस एसिड इन द स्टमक। स्टमक में जो एसिड बनता है
एंटासिड जो है वो अल्कली बेस्ड है, वो दोनों कंबाइन होके न्यूट्रलाइज हो जाता है। न्यूट्रलाइज होने के बाद कुछ अलग तीसरी चीज बन जाती है, वो तीसरी चीज स्टमक में पड़ी रहती है। फिर ये एंटासिड क्या करते हैं, पेप्सिन जो है उसको भी इनहिबिट करते हैं, उसको भी बनाते नहीं है, बट जो बेसिकली स्टमक की आदत पड़ गई है एसिड बनाते जाओ, वो आदत को कम नहीं करती है। इसीलिए एंटासिड ये बहुत अच्छी बात नहीं है। एक पेशेंट था जो लगभग एक दो साल तक वो इतना सारा एंटासिड खा रहा था, बाद में उसको पूरे इंटेस्टाइन में छोटे छोटे फोड़ले हो गए, सिंपल लैंग्वेज में बताना होगा तो अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं उसको। इतना ज्यादा मतलब इतना खराब एंटासिड होता है, एक आध बार ले लिया, हफ्ते में 2 बार लिया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने जो बोला कि न्यूट्रलाइज होने के बाद जो मैटर बन के रहता है वो बाहर कौन निकालेगा, वो बॉडी अपना अपना बाहर निकालती है, पर धीरे धीरे, जब तक वो निकलता नहीं तब तक वी हैव टू टर्म इट एज आम, उसको हमको आम ही बोलना चाहिए, और ये निकालना मुश्किल पड़ता है। सेम इज द केस विथ एंटी डायबिटिक ड्रग्स, डायबिटीज में काम करने वाली ड्रग्स को एंटी डायबिटिक नहीं बोलते हैं, उनको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स बोलते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट क्योर डायबिटीज। ब्लड शुगर बढ़ता है, ब्लड शुगर को कम कर दो, वो शुगर कहाँ जा रही है पता नहीं, मसल को शुगर की जरूरत होती है मसल्स को काम करने के लिए, मसल्स तक वो शुगर पहुंचती है क्या, आपने हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स खाए, कुछ भी डायबिटीज की दवाई खाई तो नहीं पहुंचती है शुगर, इसलिए पेशेंट को वो वापस एनर्जी रहती नहीं है कितनी भी दवाई खाओ। बट लास्ट के जो 2 पॉइंट्स है एंटीबायोटिक और लाइफ सेविंग ड्रग्स लाइक स्टेरॉइड्स, उसमें ये बात सच नहीं होती है। एंटीबायोटिक्स ये एलोपैथी का सुंदर वरदान है, इट इज अ वेरी गुड गुण ऑफ आयुर्वेद, सॉरी ऑफ एलोपैथी। क्योंकि क्या है, एंटीबायोटिक और फास्ट एक्टिंग, कुछ भी इन्फेक्शन है, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ गया, स्पाइनल कॉर्ड में इन्फेक्शन है, सेरेब्रम तक फैल गया, तो एंटीबायोटिक के सिवाय हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन रहता नहीं है। कुछ वैद्य ऐसे हैं जो एंटीबायोटिक के जगह पे आयुर्वेदिक मेडिसिन इफेक्टिवली देते हैं, उसका भी उतने अच्छा रिजल्ट होता है, पर बहुत रेयर हो गए वो वैद्य, अभी उनको वो मिलना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है। और सेकंड है स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स के सामने आपने शायद नहीं सुना होगा, जब भी कोई पेशेंट शॉक में जाता है, शॉक मतलब कार्डियोवास्कुलर शॉक, जिसमें हार्ट अटैक जैसी स्थिति निर्माण होती है, उसमें ये स्टेरॉइड्स काम क्या करते हैं कि ये बॉडी के सभी प्रोसेसेस को काम डाउन करते हैं, एकदम शांत कर देते हैं, और फिर पेशेंट की लाइफ सेव होती है। तो ये स्टेरॉइड जैसे काम करने वाले भी मेडिसिन है आयुर्वेद में, पर हम लोग फिर वो वैद्य को ढूंढने को तो नहीं जाएंगे कि चलो ये प्रॉब्लम हो गया, पेशेंट सीरियस है, उसको ढूंढ के लाए, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आजू बाजू में एलोपैथी हॉस्पिटल है तो जल्दी से एडमिट कर देंगे। तो ये उसकी 2 अच्छी चीजें है। इसके आगे आपको क्या करना है, अभी ये देखिए, ये एक्चुअली स्लाइड है पर इसमें मैं एक जोक बताने वाली आपको। इसके बाद का जो पार्ट रहेगा तो इसमें आपका सब ड्यूटी का शामिल होगा, आप कैसे करेंगे, खुद को इम्प्रूव कैसे करते जाएंगे। एक पैथोलॉजी लैब थी, पैथोलॉजी मतलब जहाँ पे सब जांच होती है, खून की जांच होती है, ये आपको पता होगा, ब्लड टेस्ट करवाते हैं ना लैबोरेटरी में, वो स्टूल एग्जामिनेशन होता है, यूरिन एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। तो फिर ऐसे ही पहला दूसरा ही कुछ दिन था स्टूडेंट्स का, और जो पैथोलॉजी के सर थे तो उन्होंने बोला कि चलो अभी हम ये पैथोलॉजी में काम कर रहे हैं तो इसमें हर प्रकार का सैंपल आता है ना, मतलब ऑब्वियसली कि वो हमको देखने में अच्छा वगैरह नहीं लगेगा, बट वो प्रोफेसर का कहना था कि आपको अच्छा दिखना नहीं दिखना ऐसा कुछ सोचना नहीं है, आपको एकदम ऐसे बराबर स्टेबल माइंड रखना है, शांत रहना है, और सब बराबर से चेक वगैरह करना है, ठीक है। तो वो प्रोफेसर क्या बताते हैं कि देखो मैं क्या कर रहा हूँ, तो बोलते हैं देखो हमको बिल्कुल शर्म नहीं होनी चाहिए कि क्या कर सकते, वो एक सैंपल लेता है, वो स्टूल सैंपल है, मतलब जो टॉयलेट रहता है ना एग्जामिनेशन के लिए, वो एक डिब्बी रहती है उसमें रहता है स्टूल्स, तो उसमें वो खोलता है, एक उंगली डालता है और मुंह में डालता है, तो स्टूडेंट को बोलते हैं चलो अभी तुम सब लोग ऐसे कैसे करो, तो स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, माय गॉड अभी ये कैसे करे, ये कैसे करे, हाँ ये तो बहुत ही है, पर अभी नहीं किया तो सर डांटेंगे, तो लिटरली सभी स्टूडेंट उंगली डाल के खत्म। सबका होने के बाद प्रोफेसर बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं, बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं, तो प्रोफेसर बोले कि आपकी सबसे पहली जो स्टेप है अभी सीखने की वो ये है कि प्रॉपर ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन, सी वॉच और ऑब्जर्व, ये क्या होता है मैं आगे बताऊंगी। ऑब्जर्वेशन मतलब जो कुछ आप देख रहे हैं ना
उसका दिमाग में आपका स्टडी चलना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, करके 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 सब। तो प्रोफेसर बोलते हैं ये ऑब्जर्वेशन आपने कितनी बड़ी गलती की, मैंने ये उंगली डाली थी बॉटल में और ये उंगली मुंह में डाली थी, आप लोगों ने देखा नहीं कि मैंने 2 अलग-अलग उंगली यूज की है और आपने सबने वो गंदी उंगली आपके मुंह में डाल ली। तो इसीलिए निरीक्षण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद सबसे पहले आपको करना है मेहनत, जहाँ पे मेहनत है वहीं पे फल मिलेगा। किस तरह से मेहनत करोगे, रात को जागरण करोगे क्या, 2 बजे तक 3 बजे तक, बाप रे बहुत सारी पढ़ाई हो गई, ऐसा करोगे क्या? कौन करता है जागरण, हाथ ऊपर करो तो। 12th तक किसने किसने किया है, प्लीज रेज योर हैंड्स। किया है ना, मतलब 2-3 ही ईमानदार लोग हैं पूरे क्लास में। मुझे पता है 50% लोग तो इतना करते ही है, इतना ज्यादा जागरण करते ही है, ये मुझे पता है। हमारे कॉलेज के स्टूडेंट भी यही करते हैं। हालांकि फर्स्ट डे से मैं उनको मना करती हूँ ऐसे करने के लिए। मेहनत करो पर ऑब्जर्व करके करो, मेहनत करो पर खुद का उसमें विचार डालो, खुद के सभी विचार डालो, ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। हमारी एक टीचर थी, वो हमको सिखाती थी, वो सॉन्ग था एक हिंदी पिक्चर का, ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब ये इसी के बेसिस पे हमको पढ़ाई करनी है। ये क्या हो रहा है, ये दवाई क्यों बन रही है, ये कब बननी चाहिए, ये कब खत्म होनी चाहिए, ये सभी क्वेश्चंस पूछते पूछते जाओ, आंसर अपने आप तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क को कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको कुछ पढ़ना है तो पढ़ना ही है, आप जितना समझ में आएगा उतना आपको अच्छी तरह से याद भी रह जाएगा। ठीक है। आपकी सेहत अच्छी बना के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स में एक फैशन रहती है, कुछ भी करते रहो, कुछ भी करते रहो, मतलब मैं बता भी नहीं सकती, इतनी उनकी बुरी आदतें हो जाती है। तो रोज एक्सरसाइज करना, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर रूटीन। रोज एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो, रनिंग करो। मेरे हिसाब से मैं सभी पेशेंट को सूर्य नमस्कार बोलती हूँ, क्योंकि वो मेरे हिसाब से तो दैट इज द गोल्डन थिंग ऑफ एक्सरसाइज। वो मैं बताती हूँ आपको आगे। और अच्छा अच्छा हेल्दी फूड खाओ। इसके मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, आप सब लोग छोटे छोटे बच्चे हो मुझे पता है, और बच्चों का मन इधर उधर भटकता रहता है, तो ये चाहिए वो चाहिए, खाओ सब कुछ खाओ। हफ्ते में 1-2 बार खा सकते हो, एक आध बार कभी पिज्जा खा लिया, कभी पानी पूरी खा ली, मैं मना नहीं कर रही हूँ। पर ये पूरे हफ्ते भर, एक हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स को तो बहुत ही बुरी आदत थी, लंच टाइम में वो सिर्फ वेफर्स का पैकेट ही खाते थे, वो चिप्स आती है ना, 2-3 पैकेट खा लिए तो उनका लंच खत्म। इतना खराब है, इतना ज्यादा सॉल्ट खाओगे तो सब बोन्स पे असर करेगा, बालों पे असर करेगा, ये भी आयुर्वेद में बोल के ही रखा है। फिर क्यों क्यों खुद के पैरों में कुड़ाड़ी मारने में क्या इंटरेस्ट है, मुझे पता नहीं चलता है। स्टिक टू अ हेल्दी रूटीन, आपका रूटीन बनाओ, जितना अच्छा है, जितना हेल्दी रहेगा उतना अच्छा। सुबह जब आप पढ़ाई करोगे ना, सुबह कभी भी जल्दी से जल्दी उठो। देखो, इसमें ऐसा नियम नहीं है आयुर्वेद में कि हर एक को 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। कोई 6 घंटे की नींद भी कर सकता है, कोई 9-10 घंटे की भी कर सकता है। उठने के बाद फ्रेश होना चाहिए। तो रात को मत जागना, रात को जितनी जल्दी हो सकते 8, 9, 9:30 बजे, और 10 मतलब द हाईएस्ट टाइम। 10 o'clock मतलब बहुत ज्यादा हो गया, उसके बाद तो सब लाइट्स ऑफ ही करो। वो होने के बाद तुम सुबह जल्दी उठ सकते हो। इसमें भी तुम नेट पे सर्च करो, स्टडीज ये भी हुई है कि सुबह उठ के जितनी पढ़ाई होती है वो डबल स्पीड में होती है। उस उस समय माइंड बहुत फ्रेश रहता है, सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई ब्रेन को रहता है, क्योंकि सुबह सुबह हम तो कुछ खाने को बैठने नहीं वाले, तो सप्लाई ब्रेन को ही रहेगा, सब शांति रहती है, ऑक्सीजन भरपूर रहता है एयर में, दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर स्टडी। बहुत लोगों को आदत नहीं रहती, जैसे मैंने बोला 50% लोग तो रात को ही जागते हैं, पर उनके सभी सिस्टम्स धीरे धीरे काम करना छोड़ देते। धीरे धीरे मतलब कब, अभी आपको 5-6 साल में समझो कुछ भी नहीं हुआ, खास करके बॉयज को नहीं होता है, गर्ल्स ज्यादा बीमार पड़ती है बार बार। पर अभी नहीं हुआ, पर ये स्टार्ट होता है, जो बीमार होने की प्रोसेस है ये अभी से स्टार्ट हो जाएगी। फिर 7-8 साल हो जाएंगे, आप कॉलेज से निकल जाओगे, नौकरी में लग जाओगे, तब सब सिम्टम्स दिखाई देंगे कि अभी ये हो रहा है। अभी तो ज्यादा जॉइंट पेन अचानक से चालू हो गया, 30 की उम्र में जॉइंट पेन चालू हो गया, तो ये सब इसके वजह से होते हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है, रिसर्च आर्टिकल्स करके होते हैं, मतलब कि
समझो मैंने कुछ एक विषय पे कोई भी स्टडी की है, ठीक है? जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि जो लोग रात के खाने के बाद बहुत पानी पीते हैं, तो उनमें ऐसे सारे प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं गले के वगैरह। मैं क्या करूँगी 40-50 लोगों में स्टडी करूँगी, जो पानी पीते हैं उनको हुआ है करके, ठीक है? और ऐसा पूरा एक इन्फॉर्मेशन बनाऊँगी। रिसर्च आर्टिकल्स नेट पे भी अवेलेबल है, आप लोगों के कॉलेज में अगर मैगज़ीन्स आते हैं तो भी अवेलेबल है और मोस्ट ऑफ द रिसर्च आर्टिकल्स आर वैलिड, वो बराबर देते हैं, तो एटलीस्ट तुमको पढ़ो, तो तुम लोगों को कुछ पता चल जाएगा और कुछ ऑफिशियल भी आर्टिकल्स होते हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन तो बहुत ही सही होती है, उनको पढ़ते जाओ तुम लोग, तो तुम भटक नहीं जाओगे रास्ते, कुछ गलत भी नहीं पढ़ना, जो पढ़ना है वो सही बुक में पढ़ना। जो मैंने अभी बोला था सी वॉच ऑब्जर्व, सी मतलब देखते ही है, बस देख लिया है नहीं है कुछ नहीं पता नहीं। मूवी वी वॉच अ मूवी, मूवी देखते हैं उसके साथ हमारे इमोशंस भी बहते हैं, पर कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि ऐसे ही ये हीरो ने ऐसे क्यों, ये हीरोइन अगर जाती ही नहीं घर से बाहर तो अच्छा होता, तो मतलब वो मूवी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब हम उसके साथ सोचना चालू करते हैं तो मतलब हम मूवी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऐसा ही तुमको ऑब्जर्व करना है, कुछ भी तुम लोग अभी मॉडर्न के भी टेक्निक सीखने वाले हो, सीरिंज में ब्लड सक कैसे करने का है, तो वो ही वहन क्यों लेने की है, ऐसे ही क्यों नीडल डालने का, नीडल डालने की भी पद्धति है, उल्टी नहीं डालने की, उल्टा और प्रॉपर मतलब क्या, वो सब आप सीखोगे, ये सब आप नोटिस करो, ये सब आप आपके टीचर से पूछो, इसके पहले खुद की तैयारी करके जाओ। अगर आपको कल टीचर सिखाने वाले हैं ब्लड कैसे लेने का वेन में से, तो पहले आपकी स्टडी थोड़ी सी होनी चाहिए, एटलीस्ट 20% आपको पता हो, आप रेडी हो तो और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकती है, पर आप अगर जीरो लेवल पे हो तो टीचर का टाइम पहले वाला डालने में ही चला जाएगा। और जो मैंने बोला कि वेब पे मूवीज रिलेटेड टू एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन बनाना, ये बहुत सारे हैं, तो दैट यू कैन रेफर। एक स्कूल में जो मेरा एक लेक्चर हुआ था, उसमें बच्चों को ये सूर्य नमस्कार का था, ये बहुत अच्छा लगा, और इस प्रकार के एक्सरसाइज आप जरूर कर सकते हैं। Hello there, our friend Sony is back. Today, she is going to show us how to do Surya Namaskar or sun salutation. What are you waiting for? Jump in your workout clothes and bring over your yoga mat. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and 12. Hello there, our friend Sony. ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छा टेक्निक है। 12 पोजीशन से अगर 13 सूर्य नमस्कार भी कर लिए तो मोर देन 144 पोजीशंस तुम लोग प्रैक्टिस करते हो, और वो भी 10-15 में, उसको बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। सूर्य से लिगामेंट्स बहुत स्ट्रांग होती है, वो एक प्रकार की बॉडी टिश्यूज है, ठीक है? उसके फायदे भी दिए हुए हैं। आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम, सेकंड लाइन में आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस तेषम च जायते, ये सब हम स्टडी कर सकते हैं। आयु लाइफ की क्वालिटी बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है, बल मतलब स्ट्रेंथ बढ़ती है, एक ग्लो आता है चेहरे पे। अच्छा, अभी यही स्टडी मॉडर्न में भी हुई है, उन्होंने बोला है कि कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो एक एंडोर्फिन करके एक चीज होती है बॉडी में, एक हार्मोन होता है, वो रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमको ऐसे ही बहुत खुशी मिलती है। एक्सरसाइज करोगे ना तो देयर विल बी ऑलवेज अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। ये भी बात हमेशा ध्यान रखना, स्वामी विवेकानंद जी ने कही है, nobody in this world is ever been taught, everybody has to teach herself or himself। आपकी जो बेसिक स्टडी है दैट विल स्टार्ट योरसेल्फ। आप खुद में क्यूरियोसिटी जगाओ, उत्सुकता जगाओ, वो आपकी स्टडी की पहली स्टेप है। हर कोई दूसरे को पूरी बात नहीं सिखा सकता है, कभी भी नहीं सिखा सकता है, कभी भी हो ही नहीं सकता है ये। इसलिए अगर कुछ आपको लगता है कि ये आपको सीखना जरूरी है तो बहुत सारा लिटरेचर रहता है, बहुत सारी बुक्स रहते हैं, आप उसमें जा जाके ढूंढ सकते हैं। टीचर से गाइडलाइन लेना कि कौन सा बुक पढूं,
क्या करूँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाऊं, या आप टीचर से ले सकते हैं। आपको क्या करना है, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं मुझे कि मैं प्रैक्टिस नहीं करने वाला हूँ, मैं तो पापा का बिजनेस संभालने वाला हूँ। वो ठीक है, अगर ऐसा है तो पेशेंट की तरफ जाना ही मत, पेशेंट को हाथ नहीं लगाना, उनका कोई भी स्टडी मत करना, मतलब देखना ही नहीं पेशेंट। अगर आपको प्रैक्टिस ही करनी है या टीचर बनना है, दोनों में से आपको पूरा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आधा अधूरा नॉलेज नहीं चलेगा, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, हाउ इट इज प्रैक्टिकली यूज्ड। सिर्फ थ्योरी में सीख लिए इंजेक्शन, मतलब सीरिंज में ब्लड कैसे लेना है, प्रैक्टिकल किया ही नहीं तो कुछ भी, जीरो फायदा है उसका, जीरो। ये दोनों के बाद नेक्स्ट विल बी योर एक्सपीरियंस। आपको कितना एक्सपीरियंस है उसके लिए आपको बार बार पेशेंट देखने पड़ेंगे। आइदर यू कैन वॉच द पेशेंट्स और ऑब्जर्व द पेशेंट्स इन योर ओन इंस्टीट्यूट, और यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट। मेरा जैसे फर्स्ट ईयर खत्म हुआ था बीएमएस का, तो मैंने इवनिंग टाइम एक ओपीडी ज्वाइन की थी। उसमें ही पंचकर्मा उस टाइम पे सीखा था, तो मैं सुबह जो जाती थी 10 बजे घर से निकलती थी, वो रात को 8:30-9 बजे घर पे आती थी। सो दैट इज द ओनली थिंग, बिकॉज यू है ओनली दिस टाइम। एक बार तुम बीएमएस करके बाहर निकलोगे तब पीजी एक तो कर सकोगे, या फिर प्रैक्टिस में लग जाओगे, उसके बाद शादी वादी करके संसार कर लोगे। उसके बाद तुम लोगों को टाइम नहीं मिलेगा कि अभी जाए सीखने को, अभी उधर जाए, ये सेमिनार करो, वो सेमिनार करो, ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। एक्सपीरियंस होने के बाद ही यू विल बी एन एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। जैसे एक्सपर्ट्स के नाम मैंने पहले पहले दो दूसरे या तीसरे स्लाइड में दिए हैं। तो सक्सेस ऑल्सो इज नॉट अ जॉब। जैसे मैंने बोला कि कुछ भी मेहनत करना ये भी जोक नहीं, वैसे सक्सेस भी जोक नहीं है। अनलेस एंड अंटिल यू पुट ऑल योर एफर्ट्स, दैट इज नॉट गोइंग टू गेन एनीथिंग, यू आर नॉट गोइंग टू गेन एनीथिंग। इसलिए ये होने के बाद आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। आप 500 पेशेंट देखेंगे, 1000 पेशेंट्स देखेंगे, तब आपको ऐसे पता चलेगा। मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बहुत ज्यादा काम है, मतलब डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू कफ, ये वगैरह वगैरह वो सब। एक पेशेंट आया था अस्थमा का, हर जगह घूम के आया था वो, लगभग नडियाद तो घूमा ही था, सब भी डॉक्टर, एक भी डॉक्टर में नहीं गया था ऐसा नहीं था। फिर कुछ अहमदाबाद के वगैरह डॉक्टर के भी पास गया। अभी ये सब इतने ज्यादा पेशेंट्स वगैरह देखे, ये मुझे पता तो चला ही था कि कफ में या अस्थमा में कोई भी स्ट्रॉन्ग दवाई की जिससे ड्राइनेस प्रोड्यूस होगा ऐसा नहीं दे सकते हैं। फिर मैंने पेशेंट को धीरे धीरे दवाई वगैरह चालू की। 2-3 महीने में उसका ऐसा था कि कभी ठीक था कभी नहीं था, ठीक था नहीं। और उसी टाइम पे कोरोना की शुरुआत हो गई, पेशेंट और टेंशन में कि अब मैं क्या करूं, अस्थमा है कोरोना है तो लोग तो मेरे पीछे ही पड़ जाएंगे कि तुमको कोरोना ही है, अस्थमा नहीं है, ऐसे करके। फिर दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि पेशेंट की हिस्ट्री और तुम लेते जाओ। फिर जब ऐसे कोई प्रॉब्लम आता है तो हमेशा कुछ ना कुछ कॉज वहां पे रहता है, हेतु रहता है। ये फिर मैं वापस पेशेंट को पूछते गई कि ये क्या है, आप ये लेते हैं, ठंडा छोड़ दिया, एसी छोड़ दिया, ये क्या। फिर एकदम स्ट्राइक हुआ कि मॉस्किटो रिपेलेंट। मैंने उसको पूछा आप मॉस्किटो रिपेलेंट यूज करते हैं क्या, तो बोला हाँ मैं कब से करता, पूरे 12 घंटे चालू रहता है। तुरंत बंद करवाया मैंने, क्योंकि जो मॉस्किटो रिपेलेंट से गुड नाइट वगैरह उससे एलर्जिक राइनाइटिस, मतलब कफ सर्दी अस्थमा ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये बात कब पता चली मुझे, इतने ज्यादा एक्सपीरियंस के बाद। इसलिए आपको जब ये सब रहेगा, अब ये जब स्टडी करते रहेंगे बार बार कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है अच्छा वगैरह, तभी आपको ये बात पता चलेगी। फिर धीरे धीरे वो पेशेंट को एक पंचकर्मा का ट्रीटमेंट भी किया और अभी थैंक गॉड वो अच्छी जिंदगी जी रहा है। ये दो दो होने के बाद ही आप में कॉन्फिडेंस आएगा, और दैट विल बी रियल कॉन्फिडेंस। झूठा कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। बिना कुछ किए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, रिमेम्बर दैट। हमेशा जमीन पे पैर होने चाहिए आपके, और देन योर प्रैक्टिस विल बी जेन्युइन। इसमें आपको कुछ भी झूठा डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी प्रैक्टिस में। इसमें आपको एक बात भूलनी नहीं है, आयुर्वेद को साइड इफेक्ट्स होते हैं अगर दवाई गलत दी तो। आयुर्वेद में फास्ट रिजल्ट भी होते हैं अगर ट्रीटमेंट बराबर दी तो। और डोंट प्ले विद द लाइव्स ऑफ पेशेंट्स। जब तक आपकी पूरी स्टडी नहीं है, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आएगा। पर अगर आपको ये यकीन है कि मैंने बहुत पढ़ाई की है, मैंने बहुत पेशेंट्स हॉस्पिटल में देखे हैं और उनको क्या क्या ट्रीटमेंट है ये देखे, मैंने खुद हॉस्पिटल में अपने हाथ से पेशेंट को बस्ती दिया है, नस्से किया है, या फिर जो मैंने बोला सीरिंजेस लिए हुए, ब्लड लिया है सीरिंज में, 500 पेशेंट का लिया है। फिर आप जब प्राइवेट में लोगे आपके पेशेंट का ऐसा कुछ ट्रीटमेंट करोगे, तब आपको पहले तो डर ही लगेगा कि ये बराबर होगा कि नहीं।
धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बट 5 ही पेशेंट में आपने ये ट्राई किया है तो छठे पेशेंट को कभी हाथ नहीं लगाना, बिकॉज यू विल बी प्लेइंग विद द लाइव्स ऑफ पेशेंट, और आपको पेशेंट की जिंदगी खराब करने का कोई अधिकार नहीं है। एग्जाम का टेंशन तो रहता ही सबको, इसके लिए पॉइंट्स में जल्दी से बता देती हूँ। करने के लिए सबसे पहले टेंशन जब आएगा तो सबसे पहले जो भी टॉपिक होता है ना, आज के आज एग्जाम के टाइम में कभी पढ़ाई चालू नहीं करने की, पढ़ाई पहले दिन से ही चालू करने की, क्योंकि ये 11वीं 12वीं की पढ़ाई नहीं है, ये प्रोफेशनल पढ़ाई है। तो आपको डिस्कशन करना है फ्रेंड के साथ हमेशा। अगर आपको हार्ट की एनाटॉमी सिखाई है तो चलो बोलो कि राइट वेंट्रिकल में क्या क्या है, एक दूसरे से सवाल पूछते रहने के, रिपीटेडली क्वेश्चनिंग ईच अदर, एक दूसरे को हमेशा क्वेश्चन करते रहने का। सूत्र अगर लर्न करना है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कैसे लर्न करने का, उसको रिकॉर्ड कर लो मोबाइल में। और जब भी आप लोग जाएंगे, हमारे स्टूडेंट कुछ करते थे, हॉस्पिटल और कॉलेज में आधा किलोमीटर का अंतर है, हेडफोन लगा देते थे एक ही कान में ऑफकोर्स, और वही सूत्र जो उन्होंने खुद के आवाज में रिकॉर्ड किया है वो आते जाते सुनते रहते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि सूत्र कब लर्न हो गया अपने आप ही। ये तो मैंने बोला ही है, पेशेंट्स ज्यादा से ज्यादा देखना जरूरी है। और आपके जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स है वो ज्यादा करके आपके रिलेटिव्स, मतलब पेरेंट्स, भाई बहन, इनके साथ शेयर करो। यहाँ पे आप पढ़ाई के लिए आए हैं, इसलिए यहाँ पे अलग से रिश्ते बनाने की कोशिश नहीं करना। नेक्स्ट है आपके एग्जाम में, मतलब एग्जाम पेपर में डायग्राम्स, टेबल्स, फ्लो चार्ट या एरोज वगैरह दिखा के, ये सब होना बहुत जरूरी है। और अभी ये लास्ट है, मैं जिस हॉस्पिटल में काम करती हूँ, मतलब ये जो मेरा हॉस्पिटल है, इसका एक छोटा सा ग्लिम्स आपको दिखा देती हूँ। और यहाँ पे दिस विल बी द लास्ट वीडियो एंड द लास्ट स्लाइड। Welcome to Brahma Ayurveda, Gujarat's first ever multi-speciality Ayurvedic hospital with world-class standards. Founded by Drs. Jui and Narayan Shahane, we have multiple theatres well equipped for urology, proctology, Ayurveda, and Panchakarma. For patients staying over, there are multiple beds, ranging from common to VIP, with special facilities. Guests receive excellent, healthy food and access to an on-duty doctor around the clock. Here you can receive the best of modern healthcare combined with the age-old wisdom of Ayurvedic medicine. We receive many local and international patients for highly specialized procedures such as the Uttar Basti, an effective cure for urethral strictures, performed in our Ayurvedic urology, the first and only in India. Brahma Ayurveda. Follow the most authentic and updated science of life. Okay, so thank you all of you. और I hope this will help you a bit. बहुत सारा तो नहीं बोल सकती हूँ अभी, आप लोग भी थके हुए होंगे। जब भी जरूर पड़ी तो we will always be there to help you. Thank you for patient listening. थैंक यू सो मच मैम। आपने आज बहुत अच्छा, मतलब आपके एक्सपीरियंस शेयर किए, आयुर्वेद में क्या क्या स्कोप है, आयुर्वेद के लिए आपने इतना सारा नॉलेज दिया, उनके लिए आपको थैंक यू सो मच। और काकानी सर ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है, कुछ पुणे तटी करके बोला मुझे आपके बोलने। और आपके जो स्टूडेंट थे ना, अल्पेश सर और हनीफ सर, उन्होंने भी यहाँ पर ज्वाइन किया है, तो उन्होंने आपको याद किया है मैडम। अल्पेश सर और हनीफ सर है ना मैडम आपके स्टूडेंट? वो सर। थैंक यू मैम। मैडम आप अभी मीटिंग लीव कर सकते हैं।
અનાઉન્સમેન્ટ કરવાનું છે.